मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी के किसी भी ग्रुप का हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। इस सेशन में हम प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का अच्छा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो उन्होंने कहा है 10 किलोग्राम एक वस्तु जो कि ब्राह्म अवस्था में है पर एक 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगता है और वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, आप लोग आंसर करिए इसका क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को द्रव्यमान कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम। ठीक है, आपको दोस्तों बल कितना दे रखा है, 50 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, आपको समय कितना दे रखा है, 2 सेकंड। दोस्तों आपसे पूछा क्या गया, देखो वस्तु दोस्तों क्या थी, ब्राह्म अवस्था में थी। ठीक है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा, यानी दोस्तों ब्राह्म अवस्था से दोस्तों किस में आई, ये गति में आई। तो इसका प्रारंभिक वेग दोस्तों कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी दोस्तों, इसकी 0 होगी। अंतिम वेग हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं एफ इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा फिर, त्वरण दोस्तों क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या बोलते हैं, त्वरण, यानी v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। तो आपको बल कितना दे रखा है, 50 न्यूटन। द्रव्यमान दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 10। ठीक है, अंतिम वेग हमको निकालना है दोस्तों, प्रारंभिक वेग 0 है और टाइम आपको कितना दे रखा है दोस्तों, 2 सेकंड। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा दोस्तों 10 बार में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 10, यानी अंतिम वेग आपका दोस्तों कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट जनित रोग नहीं है। चलिए आंसर करिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कीट जनित रोग नहीं है, बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, जो बेरी बेरी है दोस्तों, ये कीट जनित रोग नहीं है। ये दोस्तों आपकी किसके होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी के दोस्तों ये काला आजार, मलेरिया, प्लेग, ये सभी आपके दोस्तों मच्छर के काटने से होते हैं। ठीक है दोस्तों, और विटामिन B1 का दोस्तों आपसे केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं, क्या होता है दोस्तों, थायमिन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 54 ग्राम पानी में मोलों की संख्या क्या होगी, बताइए। 54 ग्राम में पानी में मोलों की संख्या क्या होगी, आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से, क्या होगा। तो दोस्तों मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, भार बटे अणु भार। मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, मोल इक्वल्स टू क्या होगा, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो दोस्तों पानी का अणु भार कितना होगा, पहले तो वो निकाल लिए। तो दोस्तों हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। अणु भार दोस्तों कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान दोस्तों हाइड्रोजन का 1। ठीक है, ऑक्सीजन का दोस्तों 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है दोस्तों, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। निकाल लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 + 16 = 18। ठीक है दोस्तों, तो आपके पानी का अणु भार कितना आ गया, 18। तो दोस्तों भार आपको कितना पूछा, 54 ग्राम का, रख दीजिए। ठीक है, अणु भार दोस्तों आपका कितना है, 18। ठीक है, और 18 तिया कितना होता है दोस्तों, 54। तो दोस्तों मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 54 ग्राम पानी में, 3। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको नेक्स्ट सेशन में सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों साइंस के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। यदि 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी आयताकार सतह पर 48 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो दाब की गणना कीजिए। बताइए दोस्तों, सॉल्व कीजिए दोस्तों जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो प्रेशर होता है क्या होता है, F/A, यानी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको फोर्स कितना दे रखा है, 48 न्यूटन। और दोस्तों एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
यानी 3 × 2 सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। 3 से ये कट जाएगा 16 टाइम में और 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 पास्कल। ठीक है दोस्तों, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है पास्कल होती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका दोस्तों ALP और ग्रुप डी में दोस्तों दोनों में इस बार पूछा गया था, तो 2018 में आपके एग्जाम हुए थे। ठीक है, चलिए बताइए ए का एल्यूमिनियम किस तत्व का प्राचीन नाम था। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं 1863 में दोस्तों मेंडलीफ ने अपनी आवाज सारणी में दोस्तों कितने तत्व खोज लिए थे 63। दोस्तों उन्होंने भविष्य के लिए कुछ तत्वों की जगह खाली छोड़ी थी, जिसका नाम दिया था उन्होंने क्या, बताइए दोस्तों क्या नाम दिया था। ए का एल्यूमिनियम, ठीक है, ए का सिलिकॉन, ठीक है, एक नाम दिया था आपको क्या, ए का सिलिकॉन। फिर एक नाम दिया था उन्होंने ए का एल्यूमिनियम, फिर दिया था ए का बोरॉन। ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे पूछा गया है। वर्तमान में दोस्तों ए का एल्यूमिनियम को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हम जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए का सिलिकॉन का प्राचीन नाम क्या है, तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा गैलियम। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए ए का बोरॉन का प्राचीन नाम क्या है, जब आपका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम। ठीक है दोस्तों, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में तीनों पूछे गए थे। ठीक है, तीनों के नाम आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए आंसर करिए दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों आपको क्या दे रखा है दोस्तों, एक उत्तल लेंस दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से होता है ना, उन्होंने क्या कहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी लेंस से दोस्तों कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, एक वस्तु रखी है दोस्तों, उसका जो प्रतिबिंब बनता है लेंस से कितनी दूर बनता है, 20 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था साइन कन्वेक्शन के अनुसार, ठीक है, साइन कन्वेक्शन के अनुसार क्या होगा दोस्तों, जो आपकी वस्तु की दूरी होती है दोस्तों, उसको लेंस से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ठीक है, तो ये हो जाएगी 30। और दोस्तों जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी दोस्तों लेंस से किससे मेजर करते हैं, वी से। लेकिन दोस्तों इसमें कहानी कहाँ बीतती है, साइन, साइन क्या लें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था साइन कन्वेक्शन के अनुसार इधर पे दोस्तों आपकी जो भी वस्तु होगी वो पॉजिटिव होगी, इधर पे आपकी क्या होगी, नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव, और जहाँ वस्तु रखी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, आपको फोकस दूरी निकालना है दोस्तों, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v माइनस 1/u। क्या दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बताइए, u माइनस वी लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसी का ही दोस्तों ये परिवर्तित रूप है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, आपको दोस्तों और आसानी होगी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, फोकस लेंथ निकाल लें। यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, -30, वी आपका है दोस्तों 20। ठीक है, यू आपका दोस्तों कितना रखा है, -30, और वी है आपका दोस्तों 20। तो -30 20 कितना हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 और 6 2 12, यानी दोस्तों आपकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए दोस्तों। परिलक्षित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है, बताइए। व्हाट डज द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्ट लाइट डिपेंड ऑन, बताइए दोस्तों। वस्तु की सामग्री की प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर, सतह की चिकनाहट पर। तो दोस्तों जो आपकी परावर्तित है दोस्तों, जो आपकी किसी भी रोशनी को दोस्तों, किसी भी प्रकाश को परावर्तित करना हो, तो आपकी सरफेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सरफेस की डिपेंड करेगा कि सरफेस का बना है वो दोस्तों, रफली है या शाइनी है या चिकना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए, त्वरित नियम किस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों 1817 में डोबरे नायन ने दोस्तों क्या दिए थे, अपने ट्राइड दिए थे। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से किस पे लागू नहीं होगा वो, तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जब डोबरियन ने आपके ट्राइड नियम दिए थे, ठीक है,
दोस्तों उस समय अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी आप सभी जानते हैं अक्रिय गैसें हैं और उस समय पे अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, न्यूलैंड के वर्गीकरण नियम की सीमा किस तत्व पर समाप्त होती है? चलिए आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। न्यूलैंड के वर्गीकरण की नियम की सीमा किस तत्व पर समाप्त होती है दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था तो उस समय दोस्तों कितने तत्व ज्ञात थे? 56। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, आपसे यही पूछ लेंगे न्यूलैंड के समय कितने तत्व खोजे जा चुके थे? तो 56 दोस्तों। इनकी आवाज सारणी में पहला था हाइड्रोजन और लास्ट था थोरियम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थोरियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पहला तत्व पूछना तो आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर जल्दी से आंसर करेंगे। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्या? बताइए दोस्तों, मैंने कल ही इस तरीके का क्वेश्चन एक समझाया था आपको। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो दोस्तों धातु होते हैं, धातु ऑक्साइड, वो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और दोस्तों जो आपके अधातु हैं दोस्तों, वो किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे दोस्तों? एसिडिक होंगे, अम्लीय होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। मैरी एंड पेरी क्यूरी ने क्या खोजा था? चलिए बताइए। दोनों दोस्तों हस्बैंड वाइफ थे ये। ठीक है, जल्दी से बताइए, मैरी और पेरी क्यूरी ने दोस्तों क्या खोजा था? दोस्तों क्या खोजा था? रेडियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने दोस्तों रेडियम की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में आपसे ये भी पूछते हैं कि मैरी दोस्तों एक ऐसी साइंटिस्ट है जिन्हें फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में दोस्तों क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जल्दी से आंसर करेंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कंकाल कोशिका, आरबीसी, तंत्रिका कोशिका या डब्ल्यूबीसी? आंसर करिए। तो दोस्तों याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? नर्व सेल तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लें मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तब दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? बताइए दोस्तों, पेंडुलम का दोस्तों जो आवर्तकाल होगा किस पर निर्भर करेगा? जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G। क्या दोस्तों फॉर्मूले में आपको द्रव्यमान दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्या आयाम दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या ऊर्जा दिखाई दे रहा है? नहीं। दोस्तों आपको क्या दिखाई दे रही है? लंबाई, लेंथ। तो दोस्तों आवर्तकाल किस पे डिपेंड होगा? लंबाई पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों, स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्वेश्चन के। अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाने जाने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? बताइए दोस्तों। द साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। आंसर करिए। तो दोस्तों अनुवांशिकी के पिता किसे बोलते हैं? ग्रीगर जॉन मेंडल को। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लें फादर ऑफ जीन या जीन के खोजकर्ता कौन है, तो दोस्तों आपका आंसर जब क्या हो जाएगा? जॉनसन। ठीक है, जीन किसने खोजे थे? जॉनसन ने दोस्तों। और अनुवांशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जे मेंडल को। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कंफ्यूज ना होना दोनों में, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाशकरण में मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये आपके दो माध्यम है। ठीक है दोस्तों, ऊपर क्या है आपकी हवा, एयर, और नीचे दोस्तों आपका क्या है? पानी, वाटर। ठीक है, ये दोस्तों आपका कैसा माध्यम है? बताइए दोस्तों। ये आपका रेयर मीडियम है। ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये आपका विरल बोलते हैं दोस्तों, इसे सघन बोलते हैं दोस्तों। ये मान लीजिए आपका दोस्तों एक नॉर्मल है, अभिलम है। ठीक है, अगर दोस्तों जब प्रकाशकरण आएगी तो दोस्तों इस तरीके से आएगी। दोस्तों जाना चाहिए था उसे सीधा सीधा, लेकिन दोस्तों ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोस्तों तो प्रकाश किरण का मोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा दोस्तों, बताइए। मान लीजिए दोस्तों ये आपको कोई प्लेन सरफेस है, ये दोस्तों आपका अभिलंब है, नॉर्मल है। ठीक है, अब दोस्तों जब भी कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो भी दोस्तों आपकी प्रकाश किरण आएगी आपकी अभिलंब के साथ दोस्तों जो एंगल बनाती है, जैसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, आपतित कोण बोलते हैं दोस्तों। और परावर्तन के बाद दोस्तों अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है जैसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, दोनों ही एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। याद रखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, द एंगल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या काम करते हैं, बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों। पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या करते हैं दोस्तों? तो पायरेक्स कांच एक प्रकार के क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंस ग्लास होते हैं, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इस कांच का प्रयोग घरों में, खिड़की में जो दोस्तों कांच लगते हैं वो आपके पायरेक्स कांच ही रहते हैं दोस्तों, जो आपकी ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। मानव आँख का लेंस कैसा होता है, जल्दी से बताइए, आंसर करिए दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, जो आपका अवतल लेंस होता है ये क्या है, एक तरीके का डायवर्जिंग लेंस है, अपसारी लेंस है, यानी ये रोशनी को फैला देता है। और दोस्तों जो आपका उत्तल लेंस है ये दोस्तों एक प्रकार का क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण आएगी तो ये दोस्तों उसको मिला देगा। ठीक है, यानी आपको ये कन्वर्जिंग लेंस है, अभिसारी लेंस है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो हमारी ह्यूमन आई होती है ये दोस्तों आपका लेंस होता है। जो आपकी दोस्तों प्रकाश किरण आती है दोस्तों वो कहाँ, रेटिना पर जाकर मिलती है ना, यानी आपका क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है दोस्तों, उत्तल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी डाउट आए दोस्तों, कैसा भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और ये भी बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। हीरे का चमकने का कारण क्या होता है दोस्तों, बताइए, जल्दी से आंसर करिए। सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों हीरा किसके कारण चमकता है, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। सोडा वाटर क्या है दोस्तों, बताइए। सोडा वाटर क्या होता है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों सोडा वाटर कैसे बनता है, जब दोस्तों हम लोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, H2CO3। जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, सोडा वाटर। तो दोस्तों जल क्या है आपका, एक प्रकार का द्रव है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या है, गैस है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। गैस और द्रव्य के विलयन को दोस्तों क्या बोला जाता है, सोडा वाटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आए हैं तो दोस्तों सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।